हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। कंफर्म करें आपका ऑडियो, आपका वीडियो इट्स एक्सेसिबल टू यू। प्लीज़ कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज एक्सेसिबल। तो जितने भी लाइव क्लास के स्टूडेंट्स ज्वाइन कर चुके हैं सभी कंफर्म कर देंगे कि उनका ऑडियो वीडियो उनको एक्सेसिबल है। यस, डू इट क्विकली सो दैट वी कैन स्टार्ट द डिस्कशन। मैं वेट कर रहा हूं आपका कंफर्मेशन। यस, कर दीजिए क्विकली कंफर्म। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन का डिस्कशन। आज का हमारा सेशन बीएफएम में मॉड्यूल ए चैप्टर 5 फैसिलिटीज फॉर एक्सपोर्टर्स को है और ये हम लास्ट सेशन से कंटिन्यू कर रहे हैं। सो लास्ट सेशन में हमने ईडीएफ फॉर्म से एग्जेम्पशन कहाँ कहाँ अवेलेबल है, सो वी हैड बीन डिस्कसिंग। तो जो हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, तो ये सारे एस्पेक्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, कहाँ कहाँ एग्जेम्पशन अवेलेबल है। ट्रेड सैंपल्स के लिए, पर्सनल इफेक्ट्स के लिए, शिप के स्टोर्स एटसेट्रा के लिए, गिफ्ट जिसका वैल्यू 5 लाख रुपीज़ तक है, या एयरक्राफ्ट या एयरक्राफ्ट का इंजन और स्पेयर पार्ट्स जो रिपेयर के लिए जाता है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि उसको 6 महीने में वापस आना है। और इसके अलावा गुड्स जो इंपोर्ट होती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट जिनको री एक्सपोर्ट किया जाना है, या वो गुड्स जो परमिट की जाती हैं डेवलपमेंट कमिश्नर, SEZ के, EHTP के, STP के या FTZ के। तो ये गुड्स कौन कौन सी हैं अब हम इसको नोट करेंगे क्योंकि यहाँ तक हमने लास्ट सेशन में कवर कर लिया था। तो अगर आपने लास्ट सेशन को नहीं देखा है तो लास्ट सेशन को भी ज़रूर देख लेना सो दैट आपका ये कंप्लीट हो सके। सो फर्स्ट, इंपोर्टेड गुड्स फाउंड डिफेक्टिव। अगर गुड्स इंपोर्ट की गई लेकिन वो डिफेक्टिव हैं और अब हमने उनको रिप्लेस करवाना है, तो उनकी रिप्लेसमेंट के लिए जब इनको एक्सपोर्ट किया जाएगा तो ईडीएफ की डिक्लेरेशन जरूरत नहीं पड़ेगी। इंपोर्टेड गुड्स फाउंड डिफेक्टिव being exported for replacement by foreign suppliers or collaborators. Secondly, goods imported from foreign suppliers collaborations on loan basis. अगर गुड्स लोन बेसिस के ऊपर इंपोर्ट की गई हैं और फिर उनको एक्सपोर्ट किया जाएगा तो इन दोज केसेस ऑल्सो डिक्लेरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। लेकिन ये याद रहे, इसके लिए डेवलपमेंट कमिश्नर की परमिशन होनी चाहिए और ये डेवलपमेंट कमिश्नर कहाँ के होंगे, SEZ के या EHTP के या STP के या FTZ के, और ये री एक्सपोर्ट पर्पज के लिए है गुड्स का। गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम फॉरेन सप्लायर्स फ्री ऑफ कॉस्ट फाउंड सरप्लस आफ्टर प्रोडक्शन ऑपरेशंस। सो गुड्स इंपोर्ट की गई थी फ्री ऑफ कॉस्ट और अब वो सरप्लस हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है एंड दे आर सरप्लस। देन रिप्लेसमेंट गुड्स एक्सपोर्टेड फ्री ऑफ चार्ज इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजंस ऑफ FTP इन फोर्स फॉर द टाइम बीइंग। सो रिप्लेसमेंट गुड्स, सो गुड्स पहले एक्सपोर्ट की गई थी फिर वो वापस आई, अब उसके बदले में रिप्लेस उनको करना, तो रिप्लेसमेंट पर्पस के लिए गुड्स का एक्सपोर्ट किया जा रहा है और उसमें जो इंडिया की फ्री ट्रेड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है इंडिया की, तो उसको फॉलो किया जाएगा। देन गुड्स सेंट आउटसाइड इंडिया फॉर टेस्टिंग सब्जेक्ट टू री इम्पोर्ट इन टू इंडिया। सो अगर कोई गुड्स कंट्री के बाहर भेजनी है टेस्टिंग पर्पस के लिए, यहाँ टेस्टिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो उनको टेस्टिंग के लिए भेजा गया
और फिर उनको री इम्पोर्ट किया गया, तो उनकी डिक्लेरेशन की जरूरत भी नहीं है। डिफेक्टिव गुड्स सेंट आउटसाइड इंडिया फॉर रिपेयर एंड री इम्पोर्ट। तो अगर डिफेक्टिव गुड्स इंपोर्ट हो गई हैं और अब इनको बाहर भेजा जा रहा है रिपेयर पर्पस के लिए या री इम्पोर्ट किया जाएगा उनको, लेकिन इस केस में देयर इज ए रिक्वायरमेंट, तो ए सर्टिफिकेट फ्रॉम एडी इज रिक्वायर्ड। एडी एक सर्टिफिकेट भेजेंगे that export is for repair and re-import and that export does not involve any transaction in foreign exchange। कि ये जो एक्सपोर्ट हो रहा है रिपेयर के लिए या तो इसमें फॉरेन एक्सचेंज इन्वॉल्व नहीं है। एक्सपोर्ट्स परमिटेड बाय आरबीआई ऑन एप्लीकेशन मेड टू इट। कोई ऐसा एक्सपोर्ट जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया परमिट करता है कि उसके लिए ईडीएफ की जरूरत नहीं है, तो अगर आरबीआई ने अप्रूव किया तो इन दैट केस ऑल्सो ईडीएफ इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड। सॉरी फ्रेंड्स। सो ये सारे वो पर्पसेस हैं जिनके लिए ईडीएफ की जरूरत नहीं है। तो चलिए थोड़ा सा टेस्ट कर लिया जाए कहाँ तक हम इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर पाए हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म्स? ऑल एक्सपोर्ट्स शिपमेंट्स आउटसाइड इंडिया, ओनली पर्सनल इफेक्ट्स ऑफ ट्रेवलर्स, ओनली गुड्स सप्लाइड अंडर ऑर्डर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ओनली गिफ्ट्स accompanied by a declaration that they are not more than 5 lakh rupees in value। तो कहाँ ये एग्जेम्पशन अवेलेबल है? तो हमारा आंसर ऑप्शन कौन सा बनेगा? व्हाट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ईडीएफ? ऑल एक्सपोर्टर्स और शिपमेंट्स आउट ऑफ इंडिया, ये तो नहीं। ओनली पर्सनल इफेक्ट्स, पर्सनल इफेक्ट अलाउड है लेकिन नॉट ओनली गुड्स सप्लाइड अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर्स, ओनली गिफ्ट्स अकम्पनीड बाय डिक्लेरेशन। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या बनेगा? आंसर हमारा डी आंसर हमारा सही नहीं बनेगा। तो डी के साथ साथ हमारा आंसर बनेगा बी ऑल्सो एंड डी ऑल्सो, सी ऑल्सो। सो इसमें 3 आंसर हमारे सही हैं, डी, बी एंड सी। ओनली ए के केस में ये गलत आंसर है, बाकी तीनों के लिए सही आंसर है। लेकिन अगर हम वर्ड ओनली को पढ़ें तो नॉट ओनली दिस, नॉट ओनली दिस, नॉट ओनली दिस और भी बहुत सारी गुड्स हैं। तो यानी इसमें हम ओनली वर्ड को हम अगर रिमूव कर दें या ओनली वर्ड को हम रखें लेकिन यहाँ पे ओनली वर्ड को हम रिमूव कर दें तो फिर हमारा डी आंसर भी सही हो जाता है। What is the time limit for re-importing aircrafts or aircraft engines and spare parts after overhauling repairs outside the country? तो 1 month का पीरियड है, 3 month का पीरियड है, 6 months का पीरियड है या 1 year का पीरियड है? So what is the period? So ये पीरियड हमने अंडरस्टैंड किया था, इट इज 6 months, 6 महीने के अंदर इसको री इम्पोर्ट होना चाहिए। Which of the following goods are permitted by Development Commissioner of EC zones, Special Economic Zones, EHTP, STP or FTZ to be re-exported? All imported goods, only defective goods for replacement, only goods imported from foreign suppliers on loan basis, only goods imported from foreign suppliers free of cost found surplus। तो किन केसेस में ये परमिशन डेवलपमेंट कमिश्नर देता है? ऑल इंपोर्टेड गुड्स के लिए नहीं देता। सो डिफेक्टिव गुड्स रिप्लेसमेंट के लिए उनके लिए देता है, लेकिन ओनली वर्ड गलत है, ओनली इंपोर्टेड। तो
लोन बेसिस के ऊपर आती हैं उनके लिए देता है, लेकिन ओनली वर्ड के लिए काफ़ी नहीं। ओनली गुड्स इंपोर्टेड, तो ये भी ओनली वर्ड, जैसा पहले क्वेश्चन में था ओनली वर्ड, उसी प्रकार से अगर ये ओनली वर्ड लगा हुआ है तो फिर ये सारे के सारे आंसर गलत हो जाएंगे, बिकॉज इट इज़ नॉट ओनली दैट पर्टिकुलर कमोडिटी। तो अदरवाइज ये तीनों केसेस के अंदर दिस परमिशन इज अलाउड। तो आंसर डी जो बनेगा वो हमारा आंसर सही नहीं है। तो इट इज ऑल दीज थ्री, बी, सी एंड डी। तो पेपर में जो आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे वहां आपको इस प्रकार से नहीं पूछा जाएगा, वहां पे टोटली क्लियर होंगे क्वेश्चंस, क्योंकि वहां पे डिस्कशन का कोई स्कोप नहीं रहता। तो हमारे यहाँ डिस्कशन का स्कोप है। अगर किसी क्वेश्चन की वर्डिंग को गलत भी लिखा हुआ है तो हम उसको डिस्कस करके सही कर लेंगे। Which of the following goods are exempt from EDF in terms of regulation number 4? All goods exported from India, only goods supplied under orders of military, naval or air force authorities, only goods sent outside India for testing, or only defective goods sent outside India for repair and re-import purpose. तो इनमें से किनको एग्जेम्पशन अवेलेबल है रेगुलेशन नंबर 4 के मुताबिक? सो यहां पे हमारा आंसर है डी। तो एक बार फिर से, ऑल गुड्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, नो। ओनली गुड्स सप्लाइड अंडर ऑर्डर ऑफ मिलिट्री, नेवल एंड एयर फोर्स अथॉरिटी इन इंडिया, यस ये है, लेकिन ओनली नहीं है। इसी प्रकार से यहाँ पे भी ओनली वर्ड नहीं है और यहाँ पे भी ओनली वर्ड नहीं है। सो ये तीनों के तीनों ही परमिटेड हैं। तो आंसर जो डी है वो आंसर अपने आप में सही नहीं है। तो इसमें इन तीनों के लिए इट इज परमिटेड, ऑल थ्री आर परमिटेड। आंसर डी जो है वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे भी ये तीनों परमिटेड हैं और यहाँ पे भी वो तीनों परमिटेड थे। इससे पहले क्वेश्चन के अंदर भी ये तीनों ही परमिटेड थे। Which of the following goods are not exempt from EDF? इनमें से कौन सी गुड्स EDF से exempted? ट्रेड सैंपल्स ऑफ गुड्स सप्लाइड फ्री ऑफ पेमेंट, पर्सनल इफेक्ट ऑफ ट्रेवलर्स, शिप्स, स्टोर्स एंड ऑल दी अबव। इनमें कौन सा exempted नहीं है? Which of these is not exempted? तो ये सारे के सारे ही एग्जेम्प्टेड हैं। तो जब क्वेश्चन नॉट एग्जेम्प्टेड है तो हमारा आंसर होना चाहिए नन ऑफ द अबव, नॉट अबव। आंसर होना चाहिए नन ऑफ द अबव। तो फिर हमारा आंसर डी बन जाएगा। लेकिन अगर नन ऑफ द अबव वर्ड है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर जो नॉट वर्ड को यूज किया गया है। लास्ट क्वेश्चन, under what conditions are goods imported free of cost on re-import basis are exempted from EDF? तो अगर गुड्स इंपोर्ट किए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट और उनको री एक्सपोर्ट किया जाना है तो कौन सी वो कंडीशन है? दे आर फॉर पर्सनल यूज, दे आर फॉर सेल, दे आर फॉर री एक्सपोर्ट एंड दे आर फॉर परमानेंट इंपोर्ट। तो यहाँ पे हमारा आंसर सी बन जाएगा अगर वो री एक्सपोर्ट बेसिस के ऊपर इंपोर्ट की गई हैं। चलिए फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के बाद हम अगले पार्ट के ऊपर आते हैं। अब बिगिनिंग ऑफ द लेसन में हमने जो इससे पहला लेसन था उसमें हमने नोट किया है कि जो फॉरेन एक्सचेंज की प्रोसीड्स है उनको एक टाइम लिमिट के अंदर इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन करेंसी लेके आना एक्सपोर्टर्स को। तो वो प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट्स क्या क्या हैं? अब उन प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट को हम नोट करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे। सो ये प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट किसको रिलेट करती हैं? गुड्स को एक्सपोर्ट किया गया, इनकी जो वैल्यू है वो फॉरेन एक्सचेंज में आएगी। सो फॉरेन एक्सचेंज में ये वैल्यू इंडिया में कितने पीरियड में आ जाए
तो वही है प्रेस्क्राइब्ड टाइम लिमिट्स। फॉर सबमिशन ऑफ एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट सबमिट करने का पीरियड कितना है? फॉर सबमिशन ऑफ एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स, an exporter is required to submit export document along with duplicate or exchange control copy of EDF form within 21 days। तो ये पीरियड 21 डेज का है। और 21 डेज कब से हैं? ये हैं फ्रॉम डेट ऑफ एक्सपोर्ट यानी शिपमेंट का डेट, या फ्रॉम डेट ऑफ सर्टिफिकेशन ऑफ सॉफ्ट टैक्स फॉर्म। सो हर एक एक्सपोर्टर को एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं और उसके साथ सबमिट करना है जो डुप्लीकेट या एक्सचेंज कंट्रोल कॉपी है ईडीएफ का। टाइम लिमिट है 21 डेज का। 21 डेज स्टार्ट होते हैं फ्रॉम डेट ऑफ एक्सपोर्ट, मींस फ्रॉम डेट ऑफ शिपमेंट। और सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट के केस में सर्टिफिकेशन की जो डेट है सॉफ्ट टैक्स फॉर्म की। और ये फॉर्म किसको सबमिट होने हैं? ये फॉर्म सबमिट होने हैं एडी बैंक को, ऑथोराइज्ड डीलर को। और ऑथोराइज्ड डीलर क्या करेगा? या तो ऑथोराइज्ड डीलर उन्हें कलेक्शन के लिए भेज देगा अपने कॉरस्पॉन्डेंट बैंक को या अपनी ब्रांच को आउटसाइड द कंट्री, या उनकी वैल्यू को परचेज कर लेगा या उनकी वैल्यू को डिस्काउंट कर लेगा। अगर वो लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर तो उसकी वैल्यू को नेगोशिएट कर लेगा। सो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शंस होंगी। बगैर किसी पेमेंट के दिए उसको कलेक्शन के लिए भेज देना, या उसकी वैल्यू को परचेज करके कलेक्शन के लिए भेज देना। अगर वो यूज आंस बिल है तो उसकी वैल्यू को डिस्काउंट करके कलेक्शन के लिए भेज देना। अगर वो लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर है तो उसको नेगोशिएट कर देना। और इसमें आरबीआई की डायरेक्शन को फॉलो करना पड़ेगा। अगर कोई एक्सपोर्टर 21 डेज के बाद ये सबमिट करता है तो क्या होगा? तो इसकी भी गाइडलाइन यहां पे है। एडी में एक्सेप्ट डॉक्यूमेंट्स सबमिटेड आफ्टर expiry period of 21 days for reasons beyond control of the exporter। तो एडीज को ये डिस्क्रिशन अलाउड है कि इवन आफ्टर एक्सपायरी ऑफ दिस प्रेस्क्राइब्ड 21 days दे कैन एक्सेप्ट दिस डॉक्यूमेंट्स। इन डॉक्यूमेंट्स को एक्सपोर्ट अथॉरिटी डीलर एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये टाइम लिमिट है एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट की सबमिशन का। अब हम बात करेंगे फॉर रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट बिल्स। जो एक्सपोर्ट बिल्स सबमिट किए गए बाय द एक्सपोर्टर, जिनको ऑथोराइज्ड डीलर ने कंट्री के बाहर कलेक्शन के लिए भेजा, तो उनकी रियलाइजेशन का पीरियड क्या रहेगा? It is obligatory on the part of exporters that value of export is realized and repatriated into India within the stipulated time period। तो ईडीएफ फॉर्म में ये डेक्लेरेशन होती है जिसमें एक्सपोर्टर अपने ऊपर एक ऑब्लिगेशन लेता है कि वो एक्सपोर्ट की वैल्यू रियलाइज करेगा और इंडिया में लेकर के आएगा स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड के अंदर। सो ये डेक्लेरेशन होती है ईडीएफ फॉर्म के अंदर। अब नोट करेंगे इससे रिलेटेड टाइम पीरियड कितने कितने हैं। सो फुल वैल्यू ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स, एक्सपोर्टेड सॉफ्टवेयर, एक्सपोर्टेड सर्विसेज, इट शैल बी रियलाइज्ड एंड रिपेट्रिएटेड विद इन 9 months फ्रॉम डेट ऑफ एक्सपोर्ट। सो शिपमेंट की डेट से, जिसको एक्सपोर्ट की डेट माना जाता है,
उस डेट से विद इन ए पीरियड और 9 मंथ्स ये फॉरेन करेंसी उसको लेके आनी है, इंडिया के अंदर रियलाइज करनी है वैल्यू और इंडिया में रिपेट्रिएट होना है। मीन्स उसको इंडिया में लेके आना है। मैक्सिमम पीरियड इज 9 मंथ्स। और ये रियलाइजेशन पीरियड को रिलैक्स भी किया जा सकता है कुछ सर्कमस्टांसेस के अंदर। वो सर्कमस्टांसेस कौन से हैं अब उसको नोट कर लेंगे। वेयर गुड्स आर एक्सपोर्टेड टू ए वेयर हाउस। अगर गुड्स एक्सपोर्ट किए हैं किसी वेयर हाउस को जिसे एक्सपोर्टर ने आउटसाइड इंडिया इस्टेब्लिश किया हुआ है। सो एक्सपोर्टर इंडिया में है, गुड्स उसको बेचनी है यूएसए के अंदर, लेकिन बेचने से पहले वो गुड्स वहां एक वेयर हाउस में स्टोर करना चाहता है। तो इस केसेस में जो टाइम पीरियड है रियलाइजेशन का वो है 15 मंथ्स का। सो नॉर्मल पीरियड 9 मंथ्स का है, लेकिन वेयर हाउस केसेस के अंदर इट इज 15 मंथ्स। तो ये पीरियड 15 मंथ्स में है। फर्दर RBI subject to direction issued by bank in itself, AD may for a sufficient and reasonable cause extend period of 9 months और 15 मंथ एज द केस में भी। इसके अलावा अथॉरिटी डीलर बैंकों को ये अथॉरिटी दिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कि अगर सफिशिएंट रीजंस हैं और रीजनेबल रीजंस हैं तो इस 9 मंथ्स के पीरियड को या 12 मंथ्स 15 मंथ्स के पीरियड को वो एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो एक्सटेंशन ऑफ दिस पीरियड इज ऑल्सो अलाउड, लेकिन ये एक्सटेंशन एक्सपोर्टर नहीं अपने आप कर सकते, तो उनको एडी की परमिशन लेनी होगी। फ्रेंड्स, काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिनका अभी तक लाइक डिसलाइक पूरा नहीं हुआ है, तो लाइक डिसलाइक को क्विकली कंप्लीट कर देंगे। और यहाँ पे मैं रिमाइंड करवाना चाहूँगा सभी स्टूडेंट्स को, प्रैक्टिस क्वेश्चंस और केस स्टडीज, तो इन दोनों का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। सो वीडियो लेसन्स जब हम देखते हैं तो हम कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। कॉन्सेप्ट को अगर क्लैरिटी के साथ अंडरस्टैंड करना तो उसमें रोल आ जाता है प्रैक्टिस क्वेश्चंस का और केस स्टडीज का। सो सीआईबी में केस स्टडी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बेटर अंडरस्टैंडिंग में भी और क्वेश्चन के आंसर देने में भी। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी मिल जाएंगे आपको, हमारा क्वेश्चन बैंक है, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं हमारी ऐप के अंदर। और केस स्टडीज़ के बहुत सारे वीडियो लेसन्स हैं, तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं हमारी ऐप के अंदर। तो अगर आप ये दोनों चीज़ों को अच्छे से करते हैं तो आपके पास होने के जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो काफ़ी इम्प्रूव कर जाती हैं। तो यस, जिन स्टूडेंट्स का अभी तक भी लाइक डिसलाइक नहीं हुआ है वो फटाफट कर देंगे। और जो स्टूडेंट्स इसका रिकॉर्डेड वर्जन देख रहे हैं तो मेरा रिक्वेस्ट उनसे भी है कि वो लाइक डिसलाइक के प्रोसेस को ज़रा कंप्लीट कर देंगे। तो ऑल स्टूडेंट्स डू इट क्विकली। नो टाइम लिमिट के अंदर वेयर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स सर्विसेज हैज बीन मेड बाय यूनिट्स इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। तो जहां पे ये एक्सपोर्ट्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के यूनिट्स कर रहे हैं या स्टेटस होल्डर एक्सपोर्टर्स होते हैं या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स या यूनिट्स जो लोकेटेड हैं इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के अंदर या सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के अंदर या बायोटेक्नोलॉजी पार्क्स के अंदर, तो वो रियलाइज कर सकते हैं विद इन ए पीरियड ऑफ 9 मंथ्स। तो दे कैन ऑल्सो realize and repatriate the proceeds within 9 months.
तो यहाँ पे हम बात नॉर्मल एक्सपोर्टर्स की नहीं कर रहे। सो वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सपोर्टर्स जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में काम कर रहे हैं, या जो स्टेटस होल्डर्स माने जाते हैं, या ईओयू के एक्सपोर्टर्स हैं, या ईएचटीपी एक्सपोर्टर्स हैं, या एसटीपी एक्सपोर्टर्स हैं, या बीटीपी एक्सपोर्टर्स हैं। तो उनके लिए भी ये पीरियड 9 मंथ्स का है फ्रॉम डेट ऑफ एक्सपोर्ट। तो उनके लिए कंडीशन है कि अगर अथॉरिटी डीलर को लगता है फॉर ए सफिशिएंट एंड रीजनेबल कॉज, तो उनके लिए भी 9 मंथ्स का पीरियड एक्सटेंड हो सकता है। Reserve Bank may direct that said exporter shall cease to be governed by Section Regulation 2, provided that no such direction shall be given unless unit has been given reasonable opportunity to make representation in the matter. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी इस पीरियड को एक्सटेंड कर सकता है ऑन ए स्पेशल एप्लीकेशन टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। On such direction, said exporter shall be governed by provisions of subsection 1 until directed otherwise by Reserve Bank। मीन्स ये एग्जेम्पशन मिल सकता है। इफ बिल इज नॉट रियलाइज्ड, अगर एक्सपोर्ट बिल को ऑन टाइम रियलाइज नहीं किया जाता तो एक्सपोर्टर क्या करेगा, वो अथॉरिटी डीलर को रिक्वेस्ट करेगा फॉर एक्सटेंशन इन फॉर्म ETX। तो जब पीरियड को एक्सटेंड करना है तो उसके लिए ये फॉर्म यूज किया जाएगा ETX एक्सटेंशन के लिए, और ये एप्लीकेशन किसे देनी होगी, ऑथोराइज्ड डीलर को देनी होगी। सो जिसको ये बिल सबमिट किया गया था आफ्टर शिपमेंट। All overdue bills which are not realized within due date should be followed up vigorously by AD। सो जितने भी बिल ओवरड्यू हो जाते हैं, जिनको इन टाइम रियलाइज नहीं किया जाता, ड्यू डे के ऊपर ड्यू डेट तक रियलाइज नहीं होते, तो उनके लिए अथॉराइज्ड डीलर को रेगुलरली फॉलो अप करना है, उनको मॉनिटर करना है, फॉलो अप करना है। तो आई होप यहां तक हर चीज हमने अच्छे से अंडरस्टैंड कर ली है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, तो उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। An exporter is required to submit export documents within how much period from date of shipment? एक्सपोर्ट की डेट के कितने पीरियड के अंदर एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं? 15 डेज के अंदर, 21 डेज के अंदर, 30 डेज के अंदर, या 45 डेज के अंदर? तो ये पीरियड कितना है? दिस इज आंसर वी हैव टू प्रोवाइड। सो दिस पीरियड इज 21 डेज, 21 दिनों का ये पीरियड है फ्रॉम डेट ऑफ एक्सपोर्ट। What is name of the form that an exporter needs to submit along with the export document? सो इस फॉर्म का नाम क्या है जो एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट के साथ सबमिट होना है? EDF फॉर्म, EFT फॉर्म, ETF फॉर्म, या EDP फॉर्म? तो क्या नाम है उस फॉर्म का जो सबमिट किया जाना है along with एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स? Yes, very easy answer. So this is EDF form. Answer A. Can AD accept documents pertaining to export submitted after expiry specified period of 21 days? तो ये आपके ऑप्शन आंसर्स हैं। देखिए कौन सा ऑप्शन आपको लगता है द बेस्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3। तो यस इट कैन बी एक्सेप्टेड, लेकिन कब एक्सेप्ट होगा? इफ देयर आर रीजंस बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ द एक्सपोर्टर।
यानी ऑप्शन सी हमारा आंसर बनेगा। Within how many months from date of export should the value of export realized and repatriated into India? So कितने पीरियड में ये वैल्यू रियलाइज हो जाए और रिपेट्रिएट हो जाए? So 3 months, 6 months, 9 months या 12 months. So this period is 9 months. 9 महीने में ये रियलाइज हो जाना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस सेशन को हम यहाँ पे वाइंड अप करेंगे। आज के सेशन से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसको टाइप कर सकते हैं इन द कमेंट बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। कमेंट बॉक्स आपको हमेशा अवेलेबल रहता है, कभी भी आप उसमें जाके कमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है हमारे यहाँ से तो उसके लिए आप हमें इस ईमेल आईडी के ऊपर अपनी रिक्वायरमेंट पोस्ट कर सकते हो, या अगर आपने हमारी ऐप को इंस्टॉल किया तो आपके मैसेज बॉक्स के अंदर भी आप ये मैसेज पोस्ट कर सकते हो। वी विल सूटेबली आंसर यू एंड हेल्प यू। तो चलिए अब आज का ये सेशन हम वाइंड अप करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।